नमस्कार, मैं आशुतोष अपने चैनल द नेशन मिरर के एक और नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, हमारा सबसे खास पड़ोसी देश जिसके साथ हमारा रोटी बेटी का संबंध है वो जल रहा है। जी हां दर्शकों, आप ठीक समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं नेपाल तथा वहां चल रहे जेनजी आंदोलन की। दोस्तों, नेपाल में लंबे समय तक राजशाही के खिलाफ आंदोलन चला। यह आंदोलन कम्युनिस्ट या माओवादियों के द्वारा चलाया गया था। इस आंदोलन में डॉक्टर पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड, बाबूराम भट्टाराई, केपी शर्मा ओली आदि सभी नेताओं की अहम भूमिका थी। 2008 में राजशाही के पतन के बाद आज तक नेपाल में राजनीतिक स्थिरता नहीं आ पाई। नेपाल दिन ब दिन भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी, बेरोजगारी आदि की वजह से नेपाल की युवा पीढ़ी में नाराजगी व आक्रोश उभरने लगा। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के बाद लगभग 17 सालों में 15 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। राजनेताओं का विकास पर ध्यान ना होकर सारा ध्यान अपनी राजनीतिक पद और सत्ता को बचाने में लगा रहता है और देश का युवा वर्ग भी सरकार व राजनेताओं से नाराज चल रहा है। अब बात करते हैं जेनजी आंदोलन के प्रमुख व तत्कालिक वजह की। नेपाल सरकार ने 4 सितंबर 2025 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रतिबंध का मुख्य कारण सोशल मीडिया कंपनियों का अनिवार्य पंजीकरण न कराना था। फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स आदि कुल 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद करा दिया गया। टिकटॉक, जो कि एक चाइनीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसको नेपाल सरकार द्वारा बैन नहीं किया गया। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टियों का चीन प्रेम तो जग जाहिर ही है और टिकटॉक ने नेपाल में अपना रजिस्ट्रेशन भी करा लिया था। अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने रजिस्ट्रेशन कराने में असमर्थता व्यक्त की, जिसका नतीजा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के रूप में सामने आया। इस विरोध प्रदर्शन में युवा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सोशल मीडिया की उनकी लाइफ में अहम भूमिका थी और वे आंदोलन करने लगे। शुरुआती आंदोलन जो कि शांतिपूर्ण था, अब वह हिंसक हो चला। कई महत्वपूर्ण इमारतें, सरकारी कार्यालयों और पर्यटक स्थलों को आग के हवाले कर दिया गया। यहां तक कि नेपाल के एक पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल की पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार को उनके आवास में ही बंद कर जलाकर मार डाला गया। युवाओं या यूं कहें कि दंगाइयों के सामने आत्मसमर्पण कर चुके निहत्थे पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा गया और उन्हें भी मार डाला गया। एक आंदोलन जो अब तक सरकार के विरुद्ध था, अब यह देश विरोधी हो चला था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक लगभग कुल 19 लोगों की मौत हो चुकी है व 300 से ज्यादा लोगों की घायल होने की संभावना है। विरोध प्रदर्शन से सरकार पर दबाव बढ़ा और संकट भी गहरा गया। सरकार का यू टर्न, व्यापक विरोध और बढ़ते तनाव के बाद सरकार ने 8 सितंबर 2025 को सोशल मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया। फिर भी हिंसक व उग्र प्रदर्शनों में कोई कमी नहीं आई, यहां तक बढ़ता गया और उग्र भी होता गया, क्योंकि इस आंदोलन का तत्कालिक कारण बेशक सोशल मीडिया पर लगाए जाने वाला बैन था, पर असल वजह तो थी नेपाल में फैल रही कुव्यवस्था, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी। यह एक सेल्फ ट्रिगर्ड आंदोलन था। फलस्वरूप 9 सितंबर 2025 को नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। अफवाह तो यह भी उड़ी कि केपी शर्मा ओली नेपाल छोड़कर दुबई या किसी अन्य देश में चले गए, लेकिन वे नेपाल में ही नेपाली सैनिक के सुरक्षा में हैं। ओली का भारत के ऊपर आरोप। वैसे तो पूरी दुनिया को पता है कि यह आंदोलन क्यों हुआ, नेपाल जल क्यों रहा है, पर पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए भारत पर ही निशाना साधा है। उन्होंने भारत पर सीधा सीधा आरोप लगाया है कि भारत ही नेपाल को अस्थिर कर रहा है। उनका कहना है कि उन्होंने लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी को अपने मानचित्र में दिखाकर भारत को नाराज किया था। उन्होंने ये भी कहा है कि संवेदनशील मुद्दों पर मैंने भारत को चुनौती देने की हिम्मत दिखाई थी और यह इसी का नतीजा है। ओली यही नहीं रुके, उन्होंने आगे भी आरोप लगाया कि मैंने अयोध्या में राम के जन्म का विरोध किया था, जिसके कारण भी मैंने सत्ता खो दी है और इसके लिए भारत जिम्मेदार है। आपको मैं बता दूं कि साल 2020 में केपी शर्मा ओली, जो कि नेपाल के पहाड़ी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, उन्होंने एक विवादित बयान देते हुए कहा था कि भगवान राम भारतीय नहीं बल्कि एक नेपाली थे। भगवान राम का अयोध्या नेपाल में वीरगंज के पश्चिम में स्थित है और भारत ने एक विवादित अयोध्या का निर्माण किया है। खैर, जो भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि इन सब आंदोलन की एक ही वजह है, वह है भ्रष्टाचार, नेपोकिड्स, भाई भतीजावाद और भारत के मुकाबले विकास की
गति में कमी होना। हाँ, इन सब बातों से भारत बेखबर बेअसर नहीं रह सकता है। भारत और नेपाल बेशक दो अलग अलग देश हैं, लेकिन उनकी आत्मा एक है। इस आंदोलन की वजह से भारतीय सेना के नेपाली गोरखा सैनिक भी जो नेपाल में अपनी छुट्टी काट रहे थे, वे भी अपने घरों में ही फंस कर रह गए हैं। कई जवानों की छुट्टियां समाप्त हो चुकी है, लेकिन हिंसा का माहौल रहने से वे अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे हालात के बीच भारतीय सेना ने अपने नेपाली गोरखा जवानों की छुट्टियां बढ़ा दी है। भारतीय सेना अपने नेपाली गोरखा जवानों से संपर्क में है। अगर हम ग्लोबल न्यूज देखते हैं तो हम यह साफ देखते हैं कि भारत के पड़ोसी देश या यूं कहें कि साउथ एशिया में जन आंदोलन विरोध व सरकार गिरने की यह 5वीं घटना है। इससे पहले अफगानिस्तान में सरकार गिरी, पाकिस्तान में सरकार के विरुद्ध आंदोलन हुए, इमरान सरकार गिर गई, श्रीलंका में भी कुछ ऐसे ही हालात हुए, बांग्लादेश में छात्रों व युवाओं के विरोध प्रदर्शन से शेख हसीना सरकार गिर गई और नेपाल की यह घटना इसी सिलसिले की 5वीं कड़ी है। भूटान में तो राजतंत्र है, पर भारत में भी सुरक्षा एवं गुप्तचर एजेंसियों को सतर्क रहना होगा। अब बात नेपाल की करें तो अब तक वहां अंतरिम सरकार की गठन नहीं हो पाया है। अब देखने वाली बात यह है कि नेपाल में शांति कब तक आती है और युवा जो आंदोलन कर रहे हैं वह उचित है, लेकिन हिंसक आंदोलन को कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द नेपाल में शांति बहाल हो और एक अस्थायी सरकार का गठन हो जो कि युवाओं की अपेक्षाओं पर खरी उतरे, क्योंकि भारत और नेपाल दोनों के हित परस्पर जुड़े हुए हैं। उम्मीद है कि आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना न भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।